हाँ, पिछले लेक्चर पर हम परासरण दाब के समीकरण का जिक्र कर रहे थे। परासरण दाब निकालने के समीकरण का, जिसमें हमने बताया था P = C × R × T। P ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब था, C कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, R आइडियल गैस कांस्टेंट या R के स्थान पर S सॉल्यूशन कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर है। फिर हमने बताया था कि जो C है कंसंट्रेशन, ये होती मोल पर लीटर और इंटू S इंटू T। तो ये समीकरण P = N/V इंटू S इंटू T या PV = NST भी कह सकते हैं। तो P तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, S सॉल्यूशन कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर। जैसे P आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, और N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हिंदी में विलय के मोलों की संख्या। V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का, और S सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलयन नियतांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलयन नियतांक, और T आपका टेम्परेचर। अब हम जब इस इक्वेशन से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं तो हमको S सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान रखना होता है। S के जो मान है, S का एक मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल अपॉन मोल इंटू केल्विन। S का मान है, और एक S का मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। ये S के दो मान हैं। दोनों में से कौन सा मान कब रखा जाएगा, ये निर्भर करता है कि P की यूनिट क्या होगी, V की यूनिट क्या होगी, यानी परासरण दाब का मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं P = N/V इंटू S इंटू T, तो यहाँ से S = हो जाएगा P इंटू V अपॉन N इंटू T। S = P इंटू V अपॉन N इंटू T हो जाएगा। अब आप देखिए, ये P आपका वायुमंडल एटम, और V वॉल्यूम रहेगा लीटर में, N तो मोल है, और टेम्परेचर रहेगा केल्विन में। उस स्थिति में S की वैल्यू रखी जाएगी 0.0821। कब? जब आयतन वॉल्यूम आपका दिया होगा लीटर में और परासरण दाब वायुमंडल में और टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। तब आपकी S की वैल्यू ये रखी जाएगी। और ये वैल्यू कब रखी जाएगी?
ये वैल्यू जब रखी जाएगी तो देखिए लीटर वायुमंडल के स्थान पर जूल है, तो जूल तब आएगा जब ये परासरण दाब हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। दाब बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और आयतन मीटर क्यूब में हो। तो यहां से मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कट गया तो न्यूटन मीटर आ गया, उसी का मतलब होता है जूल। ये जो P इंटू वी है, P की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और V की यूनिट मीटर क्यूब। अब यहां से मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये न्यूटन इंटू मीटर, जिसको आप कहते हैं जूल। तो ये कब रखा जाएगा? जब आयतन लीटर में हो और परासरण दाब वायुमंडल में हो, तब S की वैल्यू ये रहेगी। और ये कब रहेगा? जब आपका परासरण दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में हो। P आपका हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में और आयतन हो मीटर क्यूब, आयतन हो मीटर क्यूब, तब S की वैल्यू ये रखी जाएगी। और ये कब रखी जाएगी? जब परासरण दाब आपका एटम यानी वायुमंडल में होगा और आयतन किस में होगा? लीटर में। और टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। अब इस पर हम न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं। हाँ, प्रश्न 10% सांद्रता। और ये सांद्रता है वेट बाई वॉल्यूम। 10% सांद्रता वाले सुक्रोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 10% सांद्रता वाले सुक्रोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज or सुक्रोज whose percentage is according to W/V is 10। अब देखिए आपको परासरण दाब निकालना है, यानी P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और सांद्रता दी है 10% वेट बाई वॉल्यूम, तो 10% का मतलब 10 ग्राम W, तो V होता है 100 मिलीलीटर, पिछले लेक्चर्स बताया गया है। और टेम्परेचर मान लीजिए, टेम्परेचर मान लेते हैं
ताप 27 डिग्री सेल्सियस, ताप 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इक्वेशन लिखा P इक्वल टू N/V इंटू S इंटू T। P निकालना है, N नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या, जो होता है विलय का भार अपान विलय का अणुभार, मोलों की संख्या इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और V के प्लेस पर V है इंटू S इंटू T। W आपका 10 ग्राम है, और सुक्रोज मतलब चीनी, फार्मूला होता C12H22O11। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है M, वो होता है 342। तो यहां पर रख देंगे 342। और आयतन अभी हमने बताया था इसके पहले S, तो S यहां पर रखेंगे। देखिए ये मिलीलीटर, इसको चेंज कर लेंगे लीटर में, तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.1 लीटर। S जो रखा जाएगा तब लीटर वायुमंडल में जाएगा, तो 0.0821 बताया था लीटर वायुमंडल अपान मोल इंटू के फॉर केल्विन। तो V के प्लेस पर 0.1 और S आपका 0.0821, और टेम्परेचर केल्विन में तो डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड कर दें, तो 273 जब ऐड कर देते तो 300 आ जाता है, 300 केल्विन। तो यहाँ पर रख देंगे 300। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आ जाएगा वायुमंडल। ये क्वेश्चन हमने लिखा है 18 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के 1 लीटर में विलयन का 293 केल्विन पर परासरण दाब 2.414 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कार्बनिक पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं osmotic pressure of an organic substance whose weight is 18 gram and the volume of solution is 1 liter at temperature 293 Kelvin. Find out the molecular weight of organic substance. Osmotic pressure 2.414 into 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल को देखिए, W दिया है भार 18 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, और टेम्परेचर दिया है 293 केल्विन, और प्रेशर दिया है ऑस्मोटिक 2.414 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो खैर फार्मूला यूज कर दिए, P इक्वल टू N/V इंटू S इंटू T, P इक्वल टू N W/M इंटू V इंटू S इंटू T। यहाँ से M क्रॉस मल्टीप्लाई से M इक्वल टू W इंटू S इंटू T अपॉन P इंटू V, P इंटू V। W 18 ग्राम। अब S की दो वैल्यू बताइए, एक 0.0821 लीटर वायुमंडल पर मोल केल्विन और एक 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। तो उसमें दूसरा वाला लगेगा, क्योंकि हमने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर जब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में हो और आयतन किसमें हो, मीटर क्यूब में, तब जो है S की वैल्यू हम रखते हैं 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। जूल तब आता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपका रहता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, और वो दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम रहता है मीटर क्यूब में। तो लीटर इसको बदल लें मीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या उसे कहते 1000 सीसी, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर कितने बार, 3 बार, और आपको मीटर 3 बार करना है। 1000 हो गया, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3, और आपको मीटर की पावर 3 लानी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्यूबिक सेंटीमीटर 3 बार सेंटीमीटर, तो 3 बार मीटर, तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, भाई 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, कितने बार, 3 बार, तभी मीटर क्यूब 3 बार आएगा। अब ये कैंसिल कर दिए 3 जीरो, तो आ गया आपका 1/1000 मीटर क्यूब। ये आप यहां रख सकते V के स्थान पे। अब प्रेशर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तब S रहता 8.314, क्योंकि जूल हमने बताया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करने में आता है। S रखेंगे 8.314, T केल्विन में दिया हुआ है 293, और ऑस्मोटिक प्रेशर रख देंगे 2.414 इंटू 10⁵, और वॉल्यूम 1/, तो 1 रह जाएगा नीचे और 1000 चला जाएगा ऊपर। और मॉलिक्यूलर वेट यूनिट चाहे ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, या यूनिट ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन समाप्त हो गया, आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए जिसमें 100 सीसी 1.5% यूरिया का जलीय विलयन और 100 सीसी 3.42% चीनी का जलीय विलयन आपस में मिलाया गया हो, और ये जो विलयन की सांद्रताएं दी गई हैं ये भार डैश आयतन प्रतिशत हैं।
यानी अब आपके सामने 2 बिलियन है, यूरिया का जलीय विलयन और चीनी का जलीय विलयन, और दोनों को मिला दिया गया है। अब मिलाने के पश्चात जो विलयन बना उसका परासरण दाब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो खैर देखें, वॉल्यूम तो दोनों के जुड़ जाएंगे, 100 सीसी प्लस 100 सीसी, 100 सीसी और प्लस 100 सीसी, ये आपका हो गया 200 सीसी। और इसका मतलब 200 सीसी कहिए और चाहे मिलीलीटर, मिलीलीटर और सीसी बराबर होता कैसे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, या कहते हैं 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से मिलीलीटर और सीसी क्या है, बराबर है। तो इसको लीटर बदलना अगर, तो 200 को 1000 से कर दें डिवाइड, ये बदल जाएगा लीटर में, आ गया 0.2 लीटर आयतन। अब देखिए, यूरिया का जलीय विलयन 1.5%, इसका मतलब सांद्रता भार डैश आयतन है, यानी भार जब 1.5 ग्राम रहेगा उस समय वॉल्यूम रहता है 100। तो भार आपका W जो है वो आपका हो गया 1.5 ग्राम, ये यूरिया के लिए हमने लिख दिया W1। और 3.42% का मतलब 3.42 ग्राम कितने वॉल्यूम में, 100 वॉल्यूम में, यानी 100 सीसी वॉल्यूम में, वो हम लिख दें W2 3.42 ग्राम। ये भी 100 सीसी में, ये भी 100 सीसी में, और 100 सीसी वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं P = N/V × R × T लिखते हैं, N मोलों की संख्या है, तो वो जो मोलों की संख्या N है वो हो जाएगी N1 + N2, टोटल मोलों की संख्या। और V को हम लिख ही चुके हैं, V1 + V2, और इंटू R लिखें और चाहे S लिखें इंटू T। N1 आपका यूरिया के मोलों की संख्या और N2 आपका चीनी के मोलों की संख्या। N1 मोलों की संख्या बराबर भार बट्टे अणु भार, चलिए M1 कर दिए, और N2 मोलों की संख्या भार बट्टे अणु भार। N1 किसके मोलों की संख्या, यूरिया के, N2 किसके मोलों की संख्या, चीनी के। W1 यूरिया का भार, W2 चीनी का भार, तो W1 आपका है 1.5। M1 यूरिया का अणुभार होगा, यूरिया का अणुभार होता है 60, क्योंकि यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2, यूरिया का फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। N2 देखें, W2 चीनी का भार दिया 3.42, और अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल बताया चीनी का अणुभार होता है 342। टेम्परेचर जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए
मिस हो गया, टेम्परेचर लिख लेते हैं। मान लीजिए ताप हम लिख लिए 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब इसमें 273 जोड़ देंगे, 300 केल्विन हो जाएगा। एस चूंकि आयतन लीटर में है तो दाब आपका निकलेगा वायुमंडल में। तो उस स्थिति में एस की वैल्यू 0.0821, एस की वैल्यू जो रखी जाएगी वो 0.0821 लीटर वायुमंडल अपान मोल इंटू केल्विन। N1 1.5 अपान 16 और N2 3.42 अपान 342। N1 प्लस N2 अपान V वॉल्यूम आपका 0.2 आ गया और S आपका 0.0821 और टेम्परेचर आपका 300। ये सब कैलकुलेट जब कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा वायुमंडल। दाब किसमें आ जाएगा? वायुमंडल। तो इस तरीके से ये भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समपरासारी यानी समान परासरण दाब, यानी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं एक नियत ताप पर, उनको हम कहते हैं समपरासारी विलयन। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं स्थिर ताप पर। समान होते स्थिर ताप पर या नियत ताप पर, जो भी लिखिए। उन विलयन को हम कहते हैं समपरासारी विलयन। दो सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure at constant temperature known as isotonic solution, यानी समपरासारी विलयन परासरण दाब समान होंगे और स्थिर ताप पर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो विलयन को पात्र में रखते हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन और ये सेकंड सॉल्यूशन, और बीच में लगा देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, तो क्या होता? परासरण की क्रिया बंद हो जाती है। समपरासारी विलयन का मतलब कि दोनों विलयन के मध्य ऑस्मोसिस की कोई क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों के परासरण दाब क्या होते हैं? समान। तो समपरासारी विलयन परासरण दाब क्या होते हैं? समान होते हैं। अब इसका फार्मूला निकालें हम।
तो समपरासारी विलयन के बारे में हमने बताया कि 2 विलयन को हम बीच में SPM के द्वारा अलग कर दें तो परासरण की क्रिया नहीं होती, परासरण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि दोनों विलयन के परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। अब हम 2 सॉल्यूशन ले लें, ये फर्स्ट सॉल्यूशन और ये सेकंड सॉल्यूशन। परासरण दाब P इक्वल टू हमने बताया था C इंटू S इंटू टी, ये पहले सॉल्यूशन के लिए, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए P इक्वल टू C इंटू S इंटू टी। तो परासरण दाब समान, तो दोनों जगह P रख देंगे। कंसंट्रेशन सांद्रताएं, तो सांद्रताओं का कोई जिक्र नहीं है, तो सांद्रताएं अलग होंगी, यहाँ सांद्रता C1 और यहाँ सांद्रता C2। S सॉल्यूशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नियत है, तो दोनों जगह S रहेगी। टेम्परेचर हमने स्थिर ताप पर मान लीजिए, स्थिर ताप है T। अब यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, ये सेकंड सॉल्यूशन के लिए। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो C1 इंटू S इंटू टी इक्वल टू C2 इंटू S इंटू टी। S इंटू टी दोनों तरफ कट जाएगा, तो C1 इक्वल टू C2। C1 C2 क्या है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, यानी समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। अब C इक्वल टू होता N बाई वी, तो एक के लिए N1 बाई V1 और दूसरे के लिए N2 बाई V2। N1 मोलों की संख्या, V1 वॉल्यूम पहले का, N2 दूसरे के मोलों की संख्या, V2 दूसरे का वॉल्यूम। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे।